नमस्कार, मैं हूं रवाना मुगाई। स्वागत है आपका चंपी कॉर्नर में। मैं उत्तराखंड से हूं, पौड़ी गढ़वाल से। पहाड़ से हूं, पहाड़ी हूं। और एक पहाड़ी जब नीचे उतरता है, अपने पहाड़ को छोड़ता है, तो उसका शरीर तो नीचे आ जाता है, लेकिन आत्मा वहीं पहाड़ों की चोटियों पर तैरती रहती है, हमारे खूबसूरत शहरों में जो एक गुलदस्ते की तरह नजर आते हैं। हमारे मन में हमेशा ये बात होती है कि वापस जाएंगे, एक बार वापस लौटेंगे अपने बद्री विशाल के आंगन में, बाबा केदार के दरवाजे पर, भैरव बाबा के मंदिर में, या फिर ऊंची चोटी पर बने नागरजा के मंदिर में, नागराज के मंदिर में एक दिया जलाने के लिए। ये मन में हमेशा रहता है। जो बुरांस के सुर्ख लाल फूल होते हैं, या फिर पहाड़ की चोटियों में खिलने वाले पीले रंग के खूबसूरत फ्योली के फूल, उनकी खुशबू, उनकी जो छटा है, वो हमारे दिल में हमेशा बसी रहती है। हमेशा ये रहता है कि वापस लौटेंगे अपने उन सीढ़ीदार खेतों में, अपने घर के उन आंगन में। और ये हमेशा तय रहता है, दिल में यकीन रहता है कि वो आंगन, वो पहाड़, वो जंगल, वो हमारे मंदिर देवता हमारे लिए बाहें फैलाकर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आज दिल दुखी है, बहुत तकलीफ में है जब से जोशीमठ की तस्वीरें देखी हैं। लग रहा है कि मेरे पहाड़ दरक रहे हैं। अब वापस जाने के लिए शायद जगह बची नहीं है। क्या मैं वापस जाऊंगा तो उन पहाड़ों को फिर से महसूस कर पाऊंगा? उन शहरों को जो एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह लगते थे, क्या वो मेरे घर, मेरे आंगन अब सही सलामत रह पाएंगे? और ऐसा नहीं है कि इसके संकेत पहले से मिलने शुरू नहीं हुए थे। मैं छोटा था और बताया जा रहा था कि टिहरी डैम बनाया जा रहा है, पूरा टिहरी शहर डूब जाएगा। और उस टाइम ये लगता था कि क्या वाकई में ये पॉसिबल है, क्योंकि मेरे लिए तो पहाड़ी नदी थी जो किनारे नहीं तोड़ती, एक संगीत सुनाती हुई निकल जाती है। खूबसूरत नदी, वो किसी शहर को डुबाती नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ, टिहरी डैम बना, पूरा टिहरी शहर डूब गया। जब जाकर देखा तो समझ में आया कि इस तरह से नदी के प्रवाह को रोक लिया जाता है और एक खूबसूरत पहाड़ी नदी शहर को डुबा देती है। उत्तर प्रदेश था तो लगा कि उत्तराखंड बनेगा तो हम पहाड़ को समझेंगे, पहाड़ियों को समझेंगे, यहाँ विकास की जो जरूरत है उसे समझेंगे, लेकिन प्रकृति के साथ रहते हुए चलेंगे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उत्तराखंड बनने के बाद भी हालात बेहद खराब होते चले गए। पहाड़ों के सीने पर डायनामाइट लगाकर उन्हें तोड़ दिया गया, पहाड़ की आत्मा को झकझोर दिया गया, और जिसकी तकलीफ दिखने लगी, लैंडस्लाइड होने लगी। जो पहाड़ी नदियां पहले संगीत सुनाती थी, वो पहाड़ी नदियां तबाही लाने लगी। जी हाँ, 2012 में ही ऊखीमठ में तबाही आई। ये वीडियो देखिए। ये पुराना वीडियो मैंने इसलिए लाया है कि ये जख्म जो आज आप जोशीमठ में देख रहे हैं वो पुराने हैं, इससे पहले भी आए हैं। मुझसे पहले बहुत सारे नेता भी यहाँ आए, हेलीकॉप्टर से आए, चक्कर लगा के चले गए। लेकिन ज़मीन से चलने का फ़ायदा ये होता है कि आप कम से कम सांत्वना तो दे सकते हैं, किसी के कंधे पे हाथ रख के ये तो कह सकते हैं कि चलिए जो हुआ सो हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं तो सांत्वना के दो बोल हिम्मत तो बढ़ा ही सकते हैं। मेरे साथ पवन है। पवन इस हादसे में, इस जो बादल फटा, अपना लगभग पूरा परिवार खो चुका है। पवन, हादसे वाले दिन तुम कहाँ थे? सर मैं यही था उस दिन। सर पापा, मम्मी, 2 भाई थे जुड़वा, 3 हुए थे, बर्मा, विष्णु, महेश। 2 बच रखे थे सर, ये है वो दोनों ही 8वीं क्लास में पढ़ते थे सर। एक घर आता था डेली। सर सब खत्म हो गया सर। पापा विकलांग थे पहले से, अपनी आमदनी उसी में करते थे कि सब्जी, गाय भैंस रख रखी थी ऊपर। हाथ भी विकलांग थे पापा के, फिर भी अपना वो उन्होंने उसी में की। खेती की थी वहाँ? खेती सर बहुत ही सर, ये लगाओ 50 नाली सर। 2-3 करोड़ की ज़मीन थी। आए थे LNT वालों की, यहाँ बेच लो हमारे पास। पापा ने मना किया कि सारे भाई नौकरी लगेंगे, कोई बेरोजगार होगा वो करेगा। मार्च संतरे के पेड़ लगा रखे थे, फल फूल के सारे पेड़ लगा रखे थे, नाशपाती, सब पे फल लगने बैठ गए थे सर। अचानक पीछे से वो आ गया फ्लड। कौन कौन था उस दिन वहाँ? मम्मी, पापा, 2 भाई, बर्मा और महेश। तुम कहाँ थे? मैं यहाँ नीचे था सर। हम 1 बजे रात गए वहाँ पे। हमने वहाँ देखा तो हम से रहा नहीं गया सर। फिर चाचा ने हमको पीछे खींचा। एक पुलिस वाले हो गए, 2 पुलिस वाले आए थे हमारे साथ सर। वहाँ काफ़ी डरावनी देखकर ही चेहरा वो हो रहा था सर।
अब तो कर रहे सर मन कि मरना ही इससे बढ़िया है। अब तुम्हारे साथ परिवार में कौन कौन बचा? दादी हो गई, 3 बहन हो गई, एक की शादी हो रखी है, दो सिस्टर हैं अभी। कुछ ही दिन पहले तुमने पिताजी और माताजी का इलाज करवाया था, ऑपरेशन करवाया। माँ का इलाज कराया था, पहले पापा का कराया था, उंगली पे कांटा बैठ गया था, कोई सरकार से कोई वो मिला ही नहीं पापा को। फिर चाचा जी ने दिया, फिर दिल्ली गए, उंगली के बुरे हाल हो रखे थे, श्रीनगर इलाज कराया, फिर उसके बाद दिल्ली, फिर उंगली निकालनी पड़ी पापा की। फिर अपना खेती खुद ही किया पापा ने, फल फूल सब उसमें अपना आजीवन कारोबार चलाते थे। अकेले हो गए? फिर उसके बाद मम्मी का इलाज कराया, मम्मी का पेट का ऑपरेशन कराया, आज हमें छोड़ के चले। 2 भाई थे, कोई नहीं बचा, दादी भी अंदर रो रही है, 3 पाले थे छोटे। हमने तो सोचा ही नहीं था सर ऐसा होगा ऊखीमठ में। मन कर रहा सर मरना है, इससे बढ़िया पल्ले ही हो जाए, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए सर। इस वक्त शायद हम सबको ज़रूरत है इस परिवार के ध्यान रखने की, कंधे पे हाथ रख के सब कुछ सही होने की दुआ करने की। ऊखीमठ के बाद उत्तरकाशी में भी आपदा आई। अस्सी गंगा ने तबाही मचा दी। हमारी नदियां तबाही नहीं मचाती थी, लेकिन तबाही मचने लगी क्योंकि नदियों को रोके जाने लगा, पहाड़ों के सीने पर डायनामाइट फोड़े जाने लगे। मैं आसमान में देख रहा था कि कहीं कोई हेलीकॉप्टर नजर आ जाए। यहाँ उस वक्त हरकारा खड़ा है उत्तरकाशी में, और सिर्फ एक बार मुख्यमंत्री का एक हेलीकॉप्टर यहाँ से चक्कर लगाता हुआ निकला था, जिसने यहाँ आपदा का जायजा लिया। ठीक सामने नदी है अस्सी गंगा, जो उफनती हुई आई और पूरा तबाही का मंजर चारों तरफ फैला दिया। आप देख सकते हैं नदी अभी भी उफन रही है और दूसरी तरफ जाने का अभी कोई रास्ता नहीं है। नदी के दूसरी पार के जो लोग हैं, लगभग 250 से ज्यादा गांव हैं जो कि अभी तक पूरी तरह मुख्य धारा से कटे हुए हैं। वहां अभी तक बचाव का या राहत का या रसद का कोई भी इंतजाम प्रशासन नहीं कर पाया। प्रभारी मंत्री दुर्गापाल जी हमारे पास हैं। दुर्गापाल जी, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई लक्ष्मण रेखा खींच दिया है शायद, इसके आगे ऊपर कोई जा नहीं रहा है गाँव में। देखिए, मैं गांव से ही आ रहा हूं और पैदल वहां से ही आया हूं, इसीलिए दुख दर्द देखने और हम क्या कर सकते हैं उसके लिए कमिश्नर कुमाऊं साथ में है, एसडीएम साथ में है और अधिकारी भी साथ में हैं। अभी जो लोगों ने बताया है यहाँ पर कि एक तो आपदा शिविर यहाँ पर भी लगाया जाए, स्वास्थ्य सेवाएँ जो तत्काल मिलती हैं यहाँ भी लगाई जाएँ, और विशेष रूप से और अन्य मकानों को भी चिन्हित किया जाए जिनमें नुकसान हुआ। तो उसके लिए आज निर्देश दे दिए गए हैं। स्वयं यहाँ पर अधिकारी आएंगे, शाम को खुद कुमाऊं कमिश्नर यहाँ आएंगे कि लाइट यहाँ जलनी चाहिए, निर्देश दे दिए गए हैं। और हम निश्चित रूप से इस पर दिन रात निगरानी रखे हुए हैं। जनता की पीड़ा, राहत के नाम पे 4 मोमबत्ती, देखिए राहत के नाम पे जो नॉर्म्स के हिसाब से होगा पूरा करेंगे उसको। ऐसे नहीं, 4 मोमबत्ती का सवाल नहीं है, बिजली भी जलेगी, मोमबत्ती भी मिलेगी और सबको। देखिए थोड़ा जब अचानक ये सब कुछ हो गया है, थोड़ा समय तो लगता है। और इस दुख, कितना समय, मतलब अमृत तब बरसाएंगे जब शवों से मरघट भर जाएगा। समझिए आप, मैं कर रहे हैं। अब समय का मतलब ये है कि देखिए आप, कई दिक्कतें आपको मालूम है, सारे सड़कें खराब हैं, आवागमन बाधित है, आना जाना मुश्किल हो रहा है। तो राहत सामग्री तो सड़क के रास्ते आएगी, फिर भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो आ रही है उसमें और प्रयास किया जाएगा। कुमाऊं कमिश्नर जी मैं कह रहा हूँ कि लगातार वहाँ चीफ सेक्रेटरी से संपर्क करें और राहत सामग्री ज़्यादा भिजवाएं, तो तत्काल जो भी हो सकता है। और थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन सारी बातों से सहमत हूँ, एकदम पहुँचाना मुश्किल है। तो अभी तक आपदा प्रबंधन के नाम पे इसका मतलब सरकार ने कुछ नहीं किया, तैयारी नहीं थी। देखिए ऐसा ना, जहाँ तक सड़क का सवाल है, इसे मार्ग सुन लीजिए, कर रहे हैं। सुन लीजिए बेटे, अभी तक कोई राशन नहीं आए, पेपरों में बंट गए कि राशन आ चुके। हमारी जनता मर रही भूख से, हमारा सिलेंडर बह गया, हमारे पास कुछ नहीं आया अब तक। हम रो रहे हैं, बिघर हो गए हम। गंगोरी में कुछ आपदा नहीं, वो नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा। देखिए गंगोरी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, मैंने आज देखा है और मेरे निर्देश भी दिए हैं। आज कुमाऊं कमिश्नर, सुनते लीजिए आप, बात सुन लीजिए,
बात तो सुन लीजिए पूरी। यहाँ राहत सामग्री भी बटेगी, यहाँ स्वास्थ्य टीम भी आएगी, यहाँ बिजली भी जलेगी। आज अधिकारियों को बुला के निर्देश दिए, वहाँ पर अधिकारियों से कहेंगे, जिला प्रशासन देंगे, डीएम से। हमारे साथ कुमाऊं कमिश्नर सर आप यही हैं। राहत के नाम पर 4 मोमबत्तियां पहुंची हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अब आज अभी मंत्री जी की बात हुई है अधिशासी अभियंता विद्युत से, उनसे ये कहा गया है कि वो एक केबल डाल के, एक 150-200 मीटर केबल होगा, डाल के यहाँ शाम 8 बजे तक बिजली की व्यवस्था कर दें। उन्होंने, आपको पता है कि उन्होंने ऊपर वाले क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था कर दी है, तो आज मैं ये समझता हूँ कि शाम 8 बजे तक यहाँ पे बल्ब जलने चाहिए। शर्मा जी, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, आपकी तकलीफ मैं समझता हूँ, इतनी जल्दी चीज़ें पहुँचाना मुश्किल होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि आपदा के नाम पर हम बिल्कुल तैयार नहीं थे, हम एकदम जीरो थे। ये देखिए, आपदा और दैवीय आपदा में फ़र्क होता है। दैवी शक्ति से लड़ना मानव के लिए, मतलब हम प्रयास करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। दैवी आपदा किस शक्ति से आएगी इसके बारे में आप अंदाज नहीं लगा सकते। इंटेंसिटी 1 हो सकती है, 100 भी हो सकती है। यहाँ जो इंटेंसिटी दिखाई दी वो 100 वाली इंटेंसिटी है, तो थोड़ा समय लग जाता है। सर, राहत कार्य की इंटेंसिटी 0 क्यों है? वो कम से कम 10 तो होती। उसको तेज करेंगे अगर आप समझते हैं कि कम है, तो अब यहाँ इसीलिए इस सब क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं कि इंटेंसिटी अगर कम है तो उसको बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हम लोग यहीं खड़े हैं, मंत्री जी ने भी वादा किया है, कमिश्नर ने भी वादा किया है कि जल्दी चीजें सही होंगी, और हम तब तक यहीं रहेंगे जब तक कि चीजें, ये वादे पूरे नहीं होते। उसके बाद आती है 2013 केदारनाथ की आपदा, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरामैन है तारा जोशी, जो कि लाल रंग की टी-शर्ट में इस नदी को इस वक्त पार कर रहे हैं। कैमरा इक्विपमेंट पहले आगे भिजवाया, उसके बाद इसी तरह से मैंने नदी को पार किया। उसके बाद तारा जोशी जो कैमरा पर्सन है वो इस नदी को पार करके इस तरफ आ चुके हैं, और अब हम आगे जाएंगे ग्राउंड जीरो की तरफ। मेरी सांसें लगातार फूल रही हैं। ठीक नीचे आप देख रहे होंगे, नीचे रेस्क्यू सेंटर था, वहाँ पर पूरा रास्ता टूट चुका है। ऊपर से लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। ये पूरा रास्ता भागते हुए तय करना पड़ता है। नीचे जाना फिर भी आसान है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड जीरो की तरफ, इसलिए पूरा वहाँ से हम दौड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे। आगे जैसे हम नीचे भी कह रहे थे, जैसे जैसे आगे जाते हैं तबाही के मंजर बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ से लोग जान बचाते हुए भाग रहे हैं, पता नहीं कौन सा पत्थर कब किसको निशाना बना ले। अभी लगातार कह रहा हूँ, तबाही के मंजर बहुत भयानक हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे, लोगों का कहना है कि ये मंजर और खतरनाक हो रहे हैं। उससे पहले केदारनाथ में इको सेंसिटिव जोन है। आप जानते हैं, एक पहाड़ी या एक पहाड़ी गांव कभी भी नदी के किनारे पे नहीं बसा, क्योंकि वो लोग जानते थे नदी अपने किनारे वापस ले लेती है। पहाड़ की चोटी पर वो गांव बसते थे, चाहे आपको कितना भी किलोमीटर पैदल चलकर नीचे आना पड़े नदी में, लेकिन नदी के किनारे हमने कभी नहीं घिरे। अब नदी के किनारों से होटल बनने शुरू हो गए, नदी के अंदर आपने पिलर डालने शुरू कर दिए, और आपदा आई, नदी ने अपनी जगह वापस ले ली। अंधाधुंध विकास के नाम पर पहाड़ खोदे जाने लगे। फिर उसके बाद केदारनाथ की आपदा आती है। वहां पर भी जो सबसे बड़ी वजह यही थी कि नदी में मलबा डाला गया, और जब केदार की आपदा आई तो पानी ऊपर चढ़ता चला गया। इस बुढ़िया मामा की आप कहानी देखिए, जिसका घर नदी से बहुत ऊपर था, लेकिन आज उसके घर के दरवाजे के ठीक सामने का पहाड़ गायब हो गया। ये केदारनाथ आपदा के बाद की घटना है। ये सीम गांव है। जब आपदा आई थी तो इस गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।
नदी के बेहद ऊपर एक गांव बसा हुआ है, लेकिन जिस तरह से विकास किया गया था, जिस तरह से लगातार नदी को एक डंपिंग जोन में बदल गया था उस वक्त भी, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जब बाढ़ आई, जब मंदाकिनी में बहुत तेज पानी आया, तो पानी जो नदी का बहाव था वो रुका, ऊपर की तरफ पानी आया और ये पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। जो सड़क से काफी दूर है, नदी से बहुत दूर है, उसका असर इतने ऊपर आकर भी पड़ा कि आप ठीक इस वक्त देख सकते हैं ये घर है और ये घर के ठीक दरवाजे के सामने से सारी की सारी जमीन खिसक गई। इसके अलावा नीचे टूटे हुए घर हैं जो अभी साफ नजर आ रहे हैं। कई घर पूरी तरह से खत्म हो गए और जो घर बचे भी उनमें भी अभी दरारें हैं और ये गांव लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। यानी जो सीम गांव था, यात्रा रूट पर बसा हुआ सदियों पुराना गांव था, वो धीरे धीरे करके मर रहा है। एक गांव जो लगातार मौत की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ के जो बाशिंदे थे उन्हें उस वक्त 7 लाख रुपए मिले, 2 लाख तुरंत मदद के लिए और 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए, जिसमें उन्हें जमीन भी खरीदनी थी और जिसमें उन्हें मकान भी बनाना था। एक परिवार जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, 8 से 9 लोग होते हैं, जो उनका अपना पुश्तैनी जगह थी, वहाँ खेती बाड़ी थी, वहाँ उनके अपने 8 कमरों के मकान थे। अब 5 लाख में वो कितना कर पाए, कितनी जमीन ले पाए, अपनी जमीन से उखड़ कर, अपनी जड़ों से दूर जाकर। और एक बार फिर ऑल वेदर जो रोड बन रही है, 4 धाम योजना है, उसमें फिर से पूरी नदी को डंपिंग जोन में बदल दिया गया है। इस वक्त ये तस्वीरें दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप चेतिए, हिमालय बहुत संवेदनशील है, ये कच्चा हिमालय है और इस तरह का अंधाधुन जो विकास है, जो कि बिना पर्यावरण को समझे हुए किया जा रहा है, उसके परिणाम कुछ इस तरह से हो सकते हैं। और शायद फिर हमारी जो नीति बनाने वाले हैं वो समझ पाए, शायद समझ पाए कि जब आपके घर की ठीक देहरी से जमीन खिसक जाती है तो वो दर्द क्या होता है। उसके बाद लगातार हम चिल्लाते रहे, जब भी पहाड़ गए तब कहा कि संभल जाओ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। लोगों की जेबें भरनी थी इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के जरिए या फिर बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट के जरिए, रोड प्रोजेक्ट के जरिए, और वो होता रहा, पहाड़ सिसकते रहे। ऑल वेदर रोड की अगर बात करें तो तब भी मैंने कुछ कहानियां लिखी थी जिसमें जो नियम होते हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा था, नदी में फिर से मलबा डाला जा रहा था। और उसके बाद जब फिर आपदा आई, एनटीपीसी की जो टनल वाली आपदा थी, फिर जोशीमठ में उस आपदा के निशान हमें देखने को मिले और एक बार फिर से जोशीमठ धसक रहा है। और मैं ये कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये केदारनाथ आपदा के बाद की तस्वीरें हैं और आप देखिए कि किस तरह से पूरे एनवायरनमेंट को, किस तरह से पूरे इकोसिस्टम को हिला के रख दिया गया है। ये धार्मिक यात्राएं थी, ये पर्यटन के लिए बिल्कुल नहीं थी। ये जो रास्ते आपने खोद डाले हैं, किसी को भी 12 महीने वहां जाने की इजाजत नहीं थी। हमारे पुरखे बहुत समझदार थे, उन्होंने 6 महीने का वक्त दिया था कि 6 महीने यात्रा कीजिए, 6 महीने इन पहाड़ों को जिंदा रहने दीजिए, आबादी से दूर रखिए, लोगों के कदमों से दूर रखिए। 6 महीने वो जिंदा होंगे, एक बार फिर से खड़े होंगे। लेकिन आपने 12 महीने वहां बुलडोजर पहुंचा दिए। उत्तराखंड में जब 4 धाम की यात्रा हुआ करती थी तो उसके कुछ नियम हुआ करते थे। यानी जब आप इस हाई एल्टीट्यूड में आए, जब आप केदारनाथ या बद्रीनाथ या गंगोत्री जैसे धामों में जाए तो वहां तेज आवाज में बात होती है। लेकिन अभी हर 5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर यहाँ घाटी में लैंड करता है। ये संवेदनशील हिमालय है और ये जो है इलाका है संरक्षित वन क्षेत्र में भी आता है। कुछ समय पहले की बात करें तो इन आसपास के पहाड़ों में मोनाल नजर आते थे। मोनाल जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी है, हिरण नजर आते थे। और अब स्थानीय लोगों का कहना है, जो कि पर्यावरणविद है, उनका कहना है कि अब वो इस घाटी में दिखने बंद हो गए हैं। स्टेट पक्षी है मोनाल, वो झुंड के झुंड रूप में आते थे, लेकिन आज वो सब गायब हो चुके हैं। एक तरफ हमारा इन हिमालयों में रहने वाले जो पक्षियां हैं, जिनका कि हमके संरक्षण करना चाहिए था, वो यहाँ से हमेशा आज दूर हो चुकी है। सरकार ने आज तक उनको ढूंढने की कोई कोशिश नहीं। चलिए, बड़ा संवेदनशील है इलाका और इसीलिए इसे धाम के रूप में मान्यता भी मिली है। और ये माना जाता है कि ये मंदिर है तो उसके आसपास की जो परिस्थिति है उसे शुद्ध रखिए, पर्यावरण को समझिए। आजकल यहाँ हेलीकॉप्टर तो उड़ते हुए नजर आते हैं, हर 5 मिनट में एक नजर आता है, लेकिन खूबसूरत मोनाल पक्षी नजर नहीं आते। कुछ नियम हुआ करते थे यात्राओं के भी। दिल भरा है तो वाकई में तकलीफ हो रही है, शायद आप समझ पाए कि क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वापस जाना है, लेकिन शायद
वापस जाता हूं तो शायद मेरे वो आंगन अब बचे नहीं होंगे, मेरे वो पहाड़, मेरे वो मंदिर जो मेरी आत्मा से जुड़े हैं, शायद वहां उसे छलनी कर दिया होगा। उम्मीद है कि अभी भी हम जागेंगे, जोशी मठ की इस त्रासदी से सबक लेंगे। और ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो लोग जो कि वहां घूमने जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं। ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी, पहाड़ को कूड़ेदान बना दिया गया है, हमारी नदियों को कूड़ेदान बना दिया गया है। अगर आप वाकई में पहाड़ से प्रेम करते हैं, अपनी नदियों से प्रेम करते हैं, वाकई में मानते हैं कि वो देवभूमि है, तो बख्श दीजिए। पहाड़ को विकास चाहिए, पर ऐसा विकास नहीं चाहिए। एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो कि जिसमें पहाड़ भी जिंदा रहें, पहाड़ी भी जिंदा रहें, और लोग, हमारी आने वाली पीढ़ियां इन सब को देख पाएं। वरना भविष्यवाणी तो ये हुई है कि आने वाले वक्त में बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा, जय और विजय जो पहाड़ हैं वो आपस में मिल जाएंगे, अलकनंदा गायब हो जाएंगी और कुछ नहीं बचेगा। तो ये बेहद भयावह कल्पना है। उम्मीद है कि त्रासदी से सबक लेंगे। हालांकि हमने कभी ली नहीं, लगातार आपदा पे आपदा आती रही, हमने कभी सबक नहीं लिया। लेकिन आप सबसे विनती है कि हम वापस जाना चाहते हैं अपने पहाड़ों में, अपने आंगन में। उन आंगन को, उन पहाड़ों को जिंदा रहने दीजिए।